हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे फिर से। लेकिन उससे पहले एक अगेन वही बात बताऊंगी कि आप अगर कंटेंट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। और अगर आपको फिर भी लिंक फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा द जोरावर क्लासेस ऐप का। आप वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कंटेंट कोर्स को जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस रहे तो आप अंकित सर की कोई भी वीडियो, लाइव वीडियो या कुछ भी देख सकते हैं। पिछले हफ्ते की या लास्ट टू लास्ट वीक की भी लाइव वीडियोस को आप देख सकते हैं। उन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है कंटेंट कोर्स के बारे में। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने से क्या होता है कि आपको जो है ये पता रहता है कि ठीक है कुछ नई चीजें जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं और हर चीज यूट्यूब पर नहीं होती, वो व्हाट्सएप पर आपको मिल जाती है। रेगुलर नोटिफिकेशन भी होता है। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो है आपको यूट्यूब की वीडियोस की जो भी अपडेटेड वीडियोस होती है, नई वीडियोस होती हैं, उनका आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये रही बात कंटेंट कोर्स की। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, थर्स्टन्स प्राइमरी फैक्टर्स इंक्लूड नंबर फैक्टर, वर्बल फैक्टर एंड। तो देखिए, इंटेलिजेंस थ्योरीज में से एक थ्योरी है थर्स्टन की, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी। आई होप कि आप सभी ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप कंटेंट कोर्स में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, थर्स्टन ने जो है बेसिकली 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की थी, कुछ प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बात की थी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड होते हैं। ये थर्स्टन की थ्योरी आपकी बुद्धि की थ्योरी है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। नंबर फैक्टर है, वर्बल फैक्टर है, यानी कि एक फैक्टर ये बता दिया, दूसरा फैक्टर वर्बल फैक्टर बता दिया। अब आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस है। अगर आपको लगता है इनमें से एक और फैक्टर इनकी 7 मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी में आता है या फिर एक से ज्यादा आते हैं तो उस पर आपको टिक करना है। तो देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर स्पेस फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर यानी कि शब्द प्रवाह कारक, रीजनिंग फैक्टर यानी कि तर्क कारक, या इनमें से सभी, यानी कि ये सारे भी होंगे, ये कहने का मतलब है। तो सोचिए और बताइए इसका आंसर। मैं अब थोड़ा सा पोज किया करूंगी ताकि आप लोग भी थोड़ा सा आंसर करने का आप लोगों को टाइम मिले। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, 2 फैक्टर्स की बात तो वो कर ही चुके हैं, यानी कि नंबर फैसिलिटी या फिर नंबर फैक्टर की बात वो करते हैं, है ना, नंबर्स की जो हमें नॉलेज होती है। उसके बाद वर्बल फैक्टर की भी उन्होंने बात की है, यानी कि मौखिक कारक भी जो है इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्पेस फैक्टर की। इसको उन्होंने स्पेशियल फैक्टर बोला है। ठीक है, जो स्पेस की हमें नॉलेज होती है, डायरेक्शंस की नॉलेज होगी, अपने आसपास की आपको दायां बायां और इस तरह की स्पेशल नॉलेज होगी। आपको अगर किसी वस्तु को आप देखते हैं तो उसकी कितनी डेप्थ है, कितनी हाइट है, क्या, ये सब स्पेशियल फैक्टर्स के अंदर आपको आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका वर्ड फ्लुएंसी आ गया, यानी कि शब्द प्रवाह की जो एक फैक्टर होता है इंटेलिजेंस में, आप कितना फ्लुएंटली जो है चीजों को बोल पाते हैं, वर्ड्स को बोल पाते हैं, वो एक फैक्टर भी होता है उनकी थ्योरी में। तो ये आपका सेकंड, थर्ड फैक्टर लगा लो, ये अपना फोर्थ लगा लो। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका रीजनिंग फैक्टर भी होगा। रीजनिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो तर्क की क्षमता होती है आपके अंदर, रीजनिंग एबिलिटी होती है, वो भी आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस तरह से टोटल जो है 7 फैक्टर्स की उन्होंने बात की है। यहां पर हम 5 फैक्टर्स की बात कर चुके हैं। मैं चाहती हूं कि 2 दूसरे फैक्टर जो रह गए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मैसेज ड्रॉप करें, इससे आपका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। When a test measures what it claims to measure, it is known as। जब एक टेस्ट वही मेजर करता है, उसी चीज को मापता है जो वह मापने का दावा करता है, यानी कि पहले जिस टेस्ट को आपने डिजाइन किया था कि ये चीजें हम मेजर करेंगे, टेस्ट के बाद आपको लगा कि हाँ भाई यही चीजें हमने मेजर की हैं, हमने कुछ और नहीं मेजर किया है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर मुझे पूछना है एरिया, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन दे दूं पेरीमीटर का, तो जो मेरा क्लेम था कि मुझे ये मेजर करना था, इस पेरीमीटर से वो तो नहीं हुआ ना, तो ये टेस्ट आपका जो है कुछ नहीं होगा, या तो ये वैलिड नहीं होगा, या तो ये रिलायबल नहीं होगा, या ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ये चीज आपको बतानी है। तो जब एक टेस्ट मेजर किया जाता है, मतलब एक टेस्ट बनाया जाता है, तो एक सोच के साथ बनाया जाता है कि हाँ भाई हमें इस टेस्ट के थ्रू ये चीज बच्चे की नापनी है। आप कोई भी टेस्ट जो है वो रैंडमली तो नहीं बनाते हैं कि ठीक है मैंने 5 टेस्ट ले लिए, मुझे यही नहीं पता कि मैं बच्चों के अंदर क्या मापना चाह रही हूँ, मेजरमेंट किस चीज का करना चाह रही हूँ, तो वो अगर मुझे नहीं पता है तो वो टेस्ट क्या होगा ये आपको बताना है।
और टेस्ट क्या नहीं होगा, मतलब ये भी बताना है कि इट इज नोन एज, अगर आप जो मेजर करना चाहते हो वो वही मेजर कर रहा है तो वो टेस्ट क्या होगा, वो वैलिड होगा, वो रिलायबल होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, या फिर कोई भी नहीं। हिंदी में बता देती हूँ, वैलिड का मतलब वो वैध होगा, विश्वसनीय होगा, मानकीकृत होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जो लोग कुछ लोग जुड़े हुए हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलिड। सबसे पहले किसी भी टेस्ट में रिलायबिलिटी चेक की जाती है, विश्वसनीयता चेक की जा रही है कि भाई ठीक है, आपने एक ही टेस्ट को एक बच्चों पर 20 बच्चों पर अप्लाई किया, कुछ दिन बाद आपने फिर से इन 20 बच्चों पर अप्लाई किया, अब आप देखते हैं कि क्या भी सच में जो स्कोर पहले आ रहे थे क्या उन्हीं के आसपास आ रहा है, या आपको एक ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है। इन 20 बच्चों ने, एवरेज बच्चे ने जो है पहले 12 नंबर लिए थे 20 में से, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इन बच्चों ने 20 में से 20 ले लिए हैं। दैट मीन्स कि आपकी विश्वसनीयता नहीं है टेस्ट में, मतलब ये कैसे हो गया। तो जब एक सेम टेस्ट जो है एक सैंपल पर आपने अप्लाई किया, कुछ दिन बाद फिर से उसी सैंपल अप्लाई किया, तो अगर वो टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव लेकर आ रहा है, बिल्कुल करीबन तक मतलब सेम रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, तो विश्वसनीय होता है, वो होता है। जब रिलायबिलिटी चेक हो जाती है तो हम वैलिडिटी की तरफ बढ़ते हैं, और वैलिडिटी का मतलब है कि जो आप मेजर करना चाह रहे थे क्या आपने वही मेजर किया है कि नहीं हुआ है। अभी कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है, कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, उसके अंदर ये दोनों फैक्टर इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम हुआ, या फिर आपका डीएसएसबी का एग्जाम हुआ, केवीएस का एग्जाम हुआ, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इन दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। अगर वो इन दोनों को मेजर कर रहा है तो वो करता है, ठीक है। तो यानी कि ये मतलब वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होगा उसके अंदर वैलिडिटी भी होती है और वो उसके अंदर रिलायबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट थी, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए डैश बिहेवियर इज सपोज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल बिहेवियर विच द इंडिविजुअल शोज इन ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस। एक ऐसा बिहेवियर इज सपोज, मतलब एक ऐसा व्यवहार जो उस कुल व्यवहार का प्रतिनिधि माना जाता है जिसे व्यक्ति सभी संभावित जीवन परिस्थितियों में दिखाता है। तो किस तरह का बिहेवियर है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक आप कह सकते हैं ये रिसर्च टाइप चीजों की बात हो रही है। यहाँ पर एक ऐसा बिहेवियर जिसको हम एक तरह से क्या मानेंगे, उसको हम कलेक्शन मानेंगे, सेट मानेंगे, उसको टेस्ट मानेंगे, या फिर उसको एक सैंपल बिहेवियर मानेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां पर जो आएगा आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि एक सैंपल बिहेवियर होता है, एक सैंपल बिहेवियर आपने शो कर दिया, दैट इज सपोज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल बिहेवियर विच द इंडिविजुअल शोज इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन। अगर आपको मैंने कहा कि एक अगर आपको बहुत ज्यादा एंगर आता है ना, गुस्सा आ रहा है आपको, अगर मैं काउंसलर हूं, सपोज आप मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए, तो गुस्से में आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको उन बिहेवियर की जानकारी दूंगी। वो एक तरह का सैंपल बिहेवियर हो जाएगा कि वो आपको जितनी भी लाइफ सिचुएशंस आती हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप इस तरह से बिहेव करें। मैं कहूंगी कि ठीक है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपकी जो सबसे अच्छी चीज है ना, जिसको आपका मन, जिसमें आपका मन लगता है, आप वही चीज करो। आपको शॉपिंग करने का मन कर रहा है, आप शॉपिंग करो। आपको डांस करने का मन कर रहा है, आप डांस करो। तो मैं एक सैंपल बिहेवियर के बारे में बताऊंगी उनको, और मैं क्योंकि काउंसलर हूं, उनको मुझे डील करना है और एंगर सिचुएशन से उनको बाहर निकालना है। तो एक तरह का सैंपल बिहेवियर मैं उनको करके भी बता सकती हूँ, मैं उनको दिखा भी सकती हूँ, साथ ही साथ उनको समझा भी सकती हूँ कि वो जितनी भी उस बिहेवियर से रिलेटेड कोई चीजें आए तो आप उस तरह का बिहेव करें। तो वो एक सैंपल बिहेवियर होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं जा रही हूँ कपड़े, सपोज मेरे को कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, तो मैं कुछ कपड़े लेकर आऊंगी, कुछ सैंपल सेट्स लेकर आऊंगी, सूट सेट्स लेकर आ सकती हूँ, साड़ी सेट्स लेकर आ सकती हूँ। वो सैंपल होते हैं, तो वो सैंपल बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी तो हम आगे उन चीजों को रिपीट करेंगे। तो वो एक तरह की चीज वो हो गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। 4th है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनविजन्ड बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो इनमें से जो ये आपके सामने दिए गए हैं सैंपल्स, कह लीजिए आप, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इनमें से ये बताना है आपको कि कौन सा एरिया जो है पियाजे के द्वारा बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना है कि भाषा विकास के संदर्भ में अगर देखें तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसको पियाजे ने बिल्कुल इग्नोर किया है, ये बताइए। ऑप्शंस है हमारे सामने, हेरिडिटी यानी कि वंशगति या वंशानुक्रम कह सकते हैं इसको, सोशल इंटरैक्शन यानी कि सामाजिक संपर्क, ईगोसेंट्रिक स्पीच, या फिर एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय चाइल्ड। यहाँ पे एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड है, इसका मतलब यही है
कि ज्ञान का जो सक्रिय निर्माण होता है बच्चों के द्वारा, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है, आपको पहले थोड़ा सा ये बताया गया है, यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि जो भाषा का विकास होता है उसमें किस चीज का सबसे कम रोल है, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। वैसे पियाजे जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन और ईगोसेंट्रिक स्पीच दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो देखिए हेरिडिटी को तो ऑब्वियसली उन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया है क्योंकि वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर बिलीव करते थे। उसके बाद एक्टिव कंस्ट्रक्शन, तो क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो उसको तो कर ही नहीं सकते हैं। अब बचे हमारे सामने दो ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशल इंटरेक्शन इन ईगोसेंट्रिक स्पीच। देखिए ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है पियाजे ने ये कहा था कि एक पार्ट है, कलेक्टिव मोनोलॉग टाइप है, यानी कि इसमें जो बच्चा होता है उसको बेसिकली क्या होता है ना कि उसकी एक सोच, लिमिटेड सोच को दर्शाती है ये ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि इसका डेवलपमेंट में कोई विकास नहीं हो, मतलब विकास में कोई खास रोल नहीं होता है। लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं की उन्होंने, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की कि जो जैसा कि वाइगोत्स्की मानते थे कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है बच्चे को गाइड करती है, तो पियाजे कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, गाइड वाइड नहीं करती है, बल्कि ये दिखाती है कि बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है और मतलब उसकी जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है उसी पर केंद्रित होती है और उसका कोई रोल नहीं होता डेवलपमेंट में। लेकिन यहां बात की गई है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वैसे विकास की नहीं, यहां पे केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है। तो इसमें जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ईगोसेंट्रिक स्पीच है, लेकिन वो स्पीच लैंग्वेज के डेवलपमेंट में तो पार्टिसिपेट करेगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, ये पियाजे ने नहीं कहा था। तो यहां पर ये भी ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। एज फार एज वी आर कंसर्न विद द लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो पियाजे ये कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन का लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई खास रोल नहीं होता है, ये वो मानते हैं। हाँ, ईगोसेंट्रिक स्पीच का जो है वैसी डेवलपमेंट में कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो क्योंकि ईगोसेंट्रिक स्पीच है, फिर प्राइवेट होती है, वो साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये सारी चीजें लैंग्वेज का पार्ट है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट तो होगी, लेकिन ये ऑल ओवर डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं करती है। लेकिन सोशल इंटरेक्शन जो है वो पर्टिकुलरली लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसका कोई खास रोल नहीं है। हालांकि सोशल इंटरेक्शन में पियाजे ने पीयर्स को बहुत महत्व दिया है, उन्होंने अडल्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने पीयर्स को महत्व दिया है कि जब एक बच्चा अपने पीयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका थॉट प्रोसेस जो है बहुत इंक्रीज होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से डेवलपमेंट को वो आगे बढ़ावा देते हैं। लेकिन सोशल इंटरेक्शन का खास कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट में रोल नहीं होता है, ये मानते हैं पियाजे। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है एट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस वुड यू एक्सपेक्ट क्लॉक टाइम कंसेप्ट टू बी मास्टर्ड इनिशियली बाय ए चाइल्ड। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो है इसको बिल्कुल क्लॉक टाइम बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा, वो वाली चीजें नहीं है यहाँ पर इनिशियली का मतलब है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं से लिया है, लेकिन इसमें यही ऑप्शन थे तो मैंने अपनी तरफ से कोई ऑप्शन बदला नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से उठाकर आएगा तो वो एज इट इज ही आता है, उसमें कोई एग्जामिनर इतनी वो हेल्प मतलब मेहनत नहीं करता कि वो ऑप्शंस को बदल बदल कर सोचेगा, वो एज इट इज उठ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके सामने बदला नहीं है। तो देखो क्लॉक टाइम कंसेप्ट जो होता है इसमें सिंपल यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि आपको बिल्कुल पता चल गया क्या सेकंड है क्या वो है, ये सब बारीकियों की बात नहीं है। यहाँ पर इनिशियली बात की गई है, स्टार्टिंग में जब आप टाइम सिखाओगे बच्चे को, चलो बेटा बताओ घड़ी में कितने टाइम है, 8 बज गए, कितने बजे स्कूल जाना है, इस तरह की चीजों की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्लॉक टाइम कंसेप्ट है, 2 साल का बच्चा तो भूल ही जाओ, 3 का भी भूल जाओ, 4 का भी भूल जाओ। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 5 या 6 साल के बीच का ही बच्चा, क्योंकि इस बच्चा प्रॉपरली स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसको टाइम का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई इतने बजे मेरा स्कूल है। घड़ी में हो सकता है इस उम्र के बहुत सारे बच्चे घड़ी में देखकर ये बता भी दें कि अभी 8 बजे हैं, अभी 6 बजे हैं, इस तरह के ज्यादा बारीकियों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में है कि इनिशियली मास्टर कर जाता है कि ये टाइम है, इस टाइम पे मुझे ट्यूशन जाना है, इस टाइम पे मुझे स्कूल जाना है, इस टाइम पे मुझे खेलना है। ये वाली चीजें जो हैं वो उसकी इनिशियली 5 से 6 के उम्र में मान सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लेट हम इसको खिसका सकते हैं अगर पर्टिकुलरली हम क्लॉक टाइम पे जाएं तो, लेकिन यहां पर इसका आंसर डी ही होगा अगर हम इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में देखें तो। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सा मेथड है, यहाँ पर कौन सा मेथड आएगा जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। पहला है साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकीय विधि। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है।
किस तरह से बच्चा ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसको स्टडी करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में 1 महीने में इसको स्टडी आप कर लेंगे, ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे साइको एनालिटिक मेथड तो नहीं होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वाली बात यहाँ पर आ जाती है, ये फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात फ्राइड नहीं करते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो कंपैरेटिव मेथड किस तरह का मेथड, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। स्टैटिस्टिकल मेथड में तो आपका वही डेटा होता है, बार चार्ट्स और इन सब चीजों के थ्रू आप किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हो, तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिनको आपको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आएगा सी, डेवलपमेंटल मेथड्स। देखिए डेवलपमेंटल मेथड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें आप केस स्टडी भी कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो डे टू डे बच्चे की, आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स भी यहाँ पर रख सकते हो, जिसके अंदर आप बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हो। तो ये बहुत ही लॉन्ग चलने वाला मेथड होते हैं, और ये डेवलपमेंटल मेथड जो है काफी फेमस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए। ये पियाजे हो गया, इसमें जैसे उन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यूज लिए थे, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस की थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए। तो ये सभी जो है विकासात्मक विधि का पार्ट होते हैं। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल मेथड जो होते हैं वो सबसे बेस्ट साबित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इन्फेंसी पीरियड। इनमें से कौन सा, नॉट रिलेटेड टू द। देखिए जो गलती मुझसे हुई पढ़ते पढ़ते, ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि नॉट रिलेटेड टू द इन्फेंसी पीरियड, यानी कि जो शैशवावस्था होती है, जिसको हम 0 से 2 साल तक की अवस्था की बात करते हैं। ये आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी या कोई और थ्योरी भी पढ़ी होगी। बेसिकली 0 से 2 साल तक का बच्चा ही जो है वो इन्फेंसी पीरियड में कहलाया जाता है। तो कौन सी रिलेटेड नहीं है इन्फेंसी पीरियड से, ये आपको बताना है। ग्रोथ अकर्स फ्रॉम बाइलेटरल टू यूनिलेटरल ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, कि ग्रोथ जो है वो बाइलेटरल से यूनिलेटरल ट्रेंड में चलता है। मोटर ऑर्गन्स की बात हम करें तो जैसे कि हमारे मोटर स्किल्स होती है ना, क्रियात्मक चीजें होती हैं, उसके लिए हमारी मसल्स का डेवलप होना, बोन्स का डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। तो वो सब चीजें हैं। तो ये बाइलेटरल भी होती है, यूनिलेटरल भी होती है, मतलब दोनों साइड। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप हाथों का यूज कर रहे हैं तो आपके दोनों हाथ एक साथ आपके टारगेट तक पहुंचे। यूनिलेटरल मतलब आप एक हाथ को यूज कर रहे हैं किसी एक चीज तक पहुंचाने के लिए। तो बाइलेटरल मतलब जब दोनों चीजों का उसमें होता है, द्विपक्षीय होता है, कि आप एक चीज को उठा रहे हैं तो आप दोनों हाथ से एकदम से उनको बैलेंस करके कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, ये वाली सारी चीजें। तो जब हम छोटे होते हैं या जो भी होता है, तो ग्रोथ में ये सारे ट्रेंड्स होते हैं, बाइलेटरल भी होते हैं और यूनिलेटरल भी होते हैं। ग्रोथ अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, तो ये भी ठीक है कि पहले हम जनरल चीजें करते हैं फिर हम स्पेसिफिक चीजें करते हैं। ठीक है, पहले आप नॉर्मली अपने हाथों को ऐसे उठा लेते हैं ऊपर, बच्चा छोटा सा उठा लेता है, लेकिन धीरे धीरे अगर किसी चीज को पकड़ना है, होल्ड करना है, तो धीरे धीरे उस स्पेसिफिक चीज तक पहुंचेगा। इस तरह की चीजें। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, या फिर इन्फेंसी पीरियड में ये जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है जो कि मोटर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो हमें ये तो पता ही है कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और हालांकि लिंक होते हैं, लेकिन सोशल डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब बच्चा सोशलाइजेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से शुरू होगा। तो 0 से 2 साल तक का बच्चा इतना मतलब ग्रो नहीं होता है कि वो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में ज्यादा अपनी हिस्सेदारी दिखा पाए। और स्टेडी मेंटल ग्रोथ तो ये तो होती ही रहती है, स्थिर मानसिक विकास तो चलता ही रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये इन्फेंसी पीरियड से रिलेटेड नहीं है कि आपकी बहुत जो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इमोशंस तो बच्चे के वही होते हैं, अपने आप से रिलेटेड होते हैं उस टाइम पे, कि उसको अगर भूख लग रही है तो वो रोएगा, अगर उसने बिस्तर गीला किया है तो वो रोएगा। तो उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट वाला इतना कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। इमोशनली फिर उसके वो कुछ बेसिक इमोशंस वो शो करता है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्रोथ डिनोट्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव चेंजेस।
यानी कि ग्रोथ की हम बात करें तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, और उस मात्रा के बारे में आप ज्ञान आपको हो सकता है। जैसे हाइट और वेट जो है यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है कि आपको ये पता करना है कि कितनी हाइट है, कितनी वेट है, फिर जो आपकी आई साइट है वो कितनी तेज है, कितनी वो है, आपका हियरिंग विजन कितना है, मतलब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाली चीजें होती हैं उनको भी आप एक तरह से मात्रा में नाप सकते हैं। तो ये ग्रोथ का पार्ट होता है स्पेशली। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, देखिए वैसे तो ग्रोथ भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप ग्रोथ को पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली आप डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको इनके अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी तो पता होंगे ना। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑल ओवर डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, जिसके अंदर ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं। जैसे आपका एंगर मैनेजमेंट हो गया, आप छोटे हैं तो कितने मैच्योर होते हैं, आप बड़े होते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, उन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कोई मशीन नहीं है कि आपने मेजर कर दिया इतना गुस्सा आप 2 किलो हो गया, वो 3 किलो हो गया, ये नहीं कर सकते। लेकिन वो दिखती हैं वो चीजें ना, वो आपके बिहेवियर में शो होती है, तो वो क्वांटिटेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। फिर है ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का फंक्शन है ग्रोथ जो होता है, यानी कि पर्यावरण का एक कार्य है। उसके बाद ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है। या फिर ग्रोथ इज गवर्न्ड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो देखिए एनवायरमेंट का पार्ट तो है ही, नेचुरल एनवायरमेंट का पार्ट है। अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो आपकी हाइट, वेट और इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा ही कि वो कितनी हो गई। तो ये तो ठीक होगा, ए भी मैं बता चुकी हूँ ठीक होगा। अब सी कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है बिना डेवलपमेंट के। तो बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही इंटरलिंक्ड चीजें हैं। ये हम नहीं कह सकते कि केवल ग्रोथ होती रहेगी, डेवलपमेंट हो चाहे ना हो। अगर आपकी ग्रोथ भी हो रही है, अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आप मैच्योर भी हो रहे हैं, तो ग्रोथ भी धीरे धीरे हो रही होती है। मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही होती है, साथ साथ डेवलपमेंट भी चल रहा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों ही एक होल डेवलपमेंट के पार्ट के रूप में भी आप समझ सकते हैं। देखो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसका पार्ट है ग्रोथ। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, और ग्रोथ में जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन ग्रोथ को हम स्पेसिफिकली समझ सकते हैं, लेकिन पार्ट डेवलपमेंट का है। तो डेवलपमेंट के बिना हम ग्रोथ को नहीं समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अब ग्रोथ इज गवर्न्ड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर, तो ये तो होता ही है। अगर आपकी आईज का कलर जो है ब्राउन है, ब्लू है, ये भी आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर डी भी सही होगा। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 9। इन डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड अपीयर्स सेल्फ सेंटर्ड। तो इस स्टेज में डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड नजर आता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए पहला है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलोसेंस एंड अडल्टहुड। सेल्फ सेंटर्ड जहां पर आप केवल आत्म केंद्रित हैं। आत्म केंद्रित का मतलब आपको सिर्फ अपना ही दिख रहा है वहां पर। तो यहां पर जो है कुछ जगह पर आपको इन्फेंसी आंसर मिल सकता है, कुछ जगह पर आपको अर्ली चाइल्डहुड मिल सकता है आंसर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड बिल्कुल ठीक होगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए वैसे कि हालांकि यहाँ पर जो है ना इतना खास इसको स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, लेकिन हम सबको पता है कि सेल्फ सेंटर्ड वाली जो एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है ना कि ये मेरा है, ये मेरी चीज है, ये मैं ही करूंगा, वो वाली चीजें जो होती हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होती है। 2 साल तक के बच्चे की इतनी समझ नहीं होती कि उससे खिलौना छीन लिया जाए तो नहीं ये तूने क्यों छीन लिया, है मेरा ही है, तो वो एक सोच नहीं आती है 2 साल तक के बच्चे के अंदर। लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है उसमें बच्चा जो है हर चीज को केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। उसे अगर कोई चीज चाहिए तो वो अपने लिए चाहिए, ये वाली चीजें भी होती हैं। तो यहां पर आंसर आएगा क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू। तो जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है टीचिंग का, जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड पर्सपेक्टिव है कि ठीक है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हमें काम करना है, वो टीचर से क्या डिमांड करना है ये बेसिकली आपको बताना है। बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियंस एज चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट क्वाइट फ्रीक्वेंटली, कि आप ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट बने रहिए। बच्चे क्योंकि आप अक्सर जो है प्रयोग करते रहते हैं, कुछ गड़बड़ करेंगे, तो आप सख्त बने रहिए उस चीज में। तो देखिए ये तो हर कोई कह रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्ट्रिक्ट तो होना ही नहीं है। अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स। आप उस तरह की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज कीजिए जो बच्चे के डेवलपमेंट फैक्टर्स के बारे में आपको ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज का यूज कीजिए। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा।
ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस इन एन इक्विटेबल मैनर। जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस पे हैं उनको एक साथ ही मेजर कीजिए। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब 5 साल तक का बच्चा है, 7 साल तक का बच्चा है, तो रणनीति तो अलग बनानी पड़ेगी ना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। हमें साइकोमोटर और इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन जो है इनको भी देखना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे और थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट रखा है यहाँ पर। ये भी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वही है कि अटेम्प्ट आप खुद भी कीजिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चंस, आप जस्ट सुनेंगे कि ठीक है ये मैडम ने बता दिया, ये आंसर है, नोट डाउन कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दीजिए, बंद कीजिए, उसके बाद सोचिए, फिर अपना आंसर लिखिए अपनी कॉपी में कि मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। पूरा आप एनालाइज कीजिए और फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।